लर्नर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सोशल साइंस से बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन में मैं कुछ वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेट 12th सेंचुरी के दौरान, मतलब कि 1173 से 1290 तक का जो पीरियड था ये लेट 12th सेंचुरी का था। ओके, तो इस समय क्या था कि इंडिया जो था ये बड़े बड़े या छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, बड़े बड़े स्टेट्स थे, उसमें डिवाइडेड था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि रूलर्स के बीच में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। वो आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। इस चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर 12 में पढ़ा, मोहम्मद गौरी के बारे में, कैसे एक मुस्लिम इन्वेडर इंडिया को इन्वेड करता है। ओके, तो इस चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में जाना है कि इंडियन रूलर्स के बीच में किसी प्रकार का यूनिटी नहीं था। इन सर्कमस्टांसेस के अंडर जो रूलर स्मॉल स्टेट गौर था, उसके जो रूलर थे गियासुद्दीन मोहम्मद, जिसे पॉपुलरली मोहम्मद गौरी कहा जाता है, जिसने अपना नाम आगे चल के मोहम्मद गौरी कर लिया, वो इंडिया को इन्वेड करता है, पंजाब को कंक्वायर कर लेता है, सिंध को कंक्वायर कर लेता है और कुछ दूसरे स्टेट्स को भी वो कंक्वायर कर लेता है। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि यूनिटी के कारण क्या क्या हुआ इंडिया में। एक स्मॉल स्टेट, अफगानिस्तान के एक स्मॉल स्टेट का रूलर जो है वो इंडिया को इन्वेड कर रहा था उस समय, किया था उस समय। ओके, 1991 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान चैलेंज करते हैं और ये जो है ये दिल्ली और अजमेर के रूलर थे। बहुत सारे राजपूत रूलर के हेल्प के द्वारा वो जो है मोहम्मद गौरी को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है। वहाँ से वो किसी हिसाब से वहाँ से भाग जाता है, झूठ बोलकर या फिर वो माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो आक्रमण करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने तुर्किश इन्वेजन से नॉर्थ इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो उसमें से ज़्यादातर रूलर जो है ये पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ रहे थे युद्ध में, तो वो मारे जाते हैं, हार जाते हैं। जो तुर्क्स थे वो अजमेर को कैप्चर कर लेते हैं, दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, जो जयचंद था, जो मोहम्मद गौरी की तरफ था, वो भी उस बैटल में मारा जाता है 1194 सी में। ओके, मोहम्मद गौरी जो है वो गौर में वापस चला जाता है एक लार्ज बूटी के साथ। वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में अपने डिप्टी के रूप में रखता है, अपॉइंट करता है। 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गौरी जो है वो खोखार सोल्जर के द्वारा मार दिया जाता है। मतलब अब मोहम्मद गौरी का भी खेल खत्म हो चुका है, वो भी मर चुका है। तो इंडियन टेरिटरी का जो कमांडर था, जो कमांड था इंडियन टेरिटरी का, वो आ गया अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में, जो कि गौरी का स्लेव था, उसका गुलाम था। ऐबक जो है वो स्लेव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अब कैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत का मेन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा कि कैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये एक स्लेव से बन जाएगा एक रूलर। अब हम लोग के पास आता है द स्लेव डायनेस्टी, जो हुआ था 1206 से 1290 सी तक ये चलता है। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि मोहम्मद गौरी के स्लेव थे और उन्होंने इंडिया में अपॉइंट करके गया था। मतलब जो मोहम्मद गौरी थे वो इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करके गौर चले जाते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर के रूप में हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को खोजा था। इनमें से बहुत सारे रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी के, वो या तो स्लेव्स थे या तो स्लेव्स के चिल्ड्रन थे, गुलाम थे या फिर गुलाम के बच्चे थे। ऐबक जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मिलिट्री पावर पे बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को इस्टेब्लिश करते हैं। ये यलदौज को डिफीट करते हैं, जो कि रूलर था गजनी का। ओके, और पंजाब को उससे फ्री करवाते हैं। ऐबक जो है ये ग्रेट पैट्रन थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के। ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये कुतुब मीनार को बनवाते हैं, कुव्वत उल इस्लाम को बनवाते हैं, जो कि एक मॉस्क्यू है दिल्ली में। ओके, इसके साथ साथ ये एक और मॉस्क्यू को बनवाते हैं जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये जो मॉस्क्यू है ये है अजमेर में।
उनके पास लिटरेरी जैम्स भी थे। ओके, जैसे कि हसन अजमी, मुबारक शाह इनके कोर्ट में रहते थे। और इनका डेथ जो है ये 1210 में हो जाता है। 1206 से अपने राज को शुरू करते हैं और 1210 में इनका डेथ हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड करने वाले उनके सन थे आराम शाह, लेकिन इन्हें जो है नॉबल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये नॉबल्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तो क्या होता है, ऐबक के सन इन लॉ जो हुए इल्तुतमिश, ये बन जाते हैं अब वहाँ के राजा। अब सक्सीड तो उन्हें आराम शाह के द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन वो इल्तुतमिश के द्वारा सक्सीड कर लिए जाते हैं। और जो इल्तुतमिश थे ये बदाऊन के सूबेदार भी थे और इन्हें जो है रूल करने के लिए इनवाइट किया गया था। ये आराम शाह को हरा देते हैं और सुल्तान बन जाते हैं। इस चैप्टर में आप बेसिकली देखिएगा कि आप यहाँ पर भाई भाई को मार रहा है, ओके, फिर बाप बेटा को मार रहा है, बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा। इस चैप्टर में राजा बनने के लिए, सत्ता पर आने के लिए कोई किसी भी हद तक जा रहा है। ओके, जैसे कि आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में कुछ तो रिश्ता है। ओके, लेकिन देखिए आराम शाह को हरा देता है ये इल्तुतमिश और सुल्तान बन जाता है, राजा बन जाता है। अब इल्तुतमिश का रूल कितना दिन तक चला, कितने सालों तक चला, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो इल्तुतमिश जो है इसका रूल शुरू होता है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद और चलता है 1236 तक। ये जो है दिल्ली को अपना कैपिटल बना लेता है और सुल्तान बनने के टाइम में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को ये ब्रेवली फेस करता है, वीरता से फेस करता है, चालाकी से फेस करता है। ओके, ये जो है बहुत इसके मेन राइवल्स को हरा देता है। यलदौज ऑफ गजनी का जो यलदौज था उसे हरा देता है। ओके, कुबेचा ऑफ सिंध के कुछ कुबेचा को हरा देता है और मुल्तान को भी ये हरा देता है। मतलब ये जो इल्तुतमिश था ये बहुत ही ब्रेवली सभी के साथ रिएक्ट करता है, सभी को हराता है और सुल्तान बनता है। जो इल्तुतमिश था वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके पास बहुत ही अच्छा मिलिट्री पावर भी था। इसके साथ साथ वो गजनी से तुर्किश एम्पायर को लिबरेट करता है और बहुत सारे दूसरे फॉरेन पावर्स को लिबरेट करता है और उन्हें कंसोलिडेट करता है इफेक्टिवली। इसके साथ साथ क्या है कि वो जो है अपने आप को और दिल्ली को कूटनीतिक चालों से, मतलब कूटनीति से वो जो है अपने आप को और दिल्ली को बचा करके रखता है। मंगोल कॉन्क्वेरर चेंगिस खान से वो अपने आप को और दिल्ली को बचा करके रखता है और वो जो है शाह ख्वारिज्म को शेल्टर नहीं दे रहा था, आश्रय नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चेंगिस खान के द्वारा चेस किया जा रहा था। चेंगिस खान मंगोल कॉन्क्वेरर थे। ओके, और अब हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि प्रीटेक्स्ट में क्या था कि दिल्ली क्लाइमेट जो है वो उन पर सूट नहीं कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में अपने पकड़ को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहा था। ओके, बहुत सारी चीज़ों को ला रहा था और उसके साथ साथ वो तुर्किश नॉबल्स के ग्रुप को बनाए हुए था जिसका नाम था चालीहा। ओके, और ये जो चालीहा थे इसमें 40 मेंबर्स थे और 40 तुर्किश नॉबल्स थे। वो एम्पायर को इकतास में डिवाइड कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। इसके साथ साथ ये सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करता है, टनका और कॉपर कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस करता है और जीतल को भी इंट्रोड्यूस करता है। इल्तुतमिश एक ग्रेट पैटर्न था आर्ट का, लिटरेचर का। ओके, मिनाहज उस सिराज वो जो है उसके कोर्ट के एक फेमस राइटर थे। कोर्ट का मतलब वो उनके दरबार का एक फेमस राइटर थे, वो जो है इल्तुतमिश रीजन के बारे में बहुत सारे अकाउंट्स लिखते हैं। ओके, लिटरेरी पर्सन्स जैसे कि रूहानी, उसामी, वो भी उनके कोर्ट में रहते थे, उनके कोर्ट की शोभा बढ़ाते थे। इल्तुतमिश जो है एक स्ट्रॉन्ग सुन्नी मुस्लिम था। ये शिहाज को और हिंदूज़ को बहुत ही बैडली ट्रीट करता था, मतलब हिंदूज़ को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। वो बहुत ही इस तरह से इन हिंदूज़ के लिए उसके मन में जगह नहीं थी, वो बहुत ही बैडली हिंदूज़ को ट्रीट करता था। एक डिफिनाइट रूलर के इनहेरिटेंस के एब्सेंस के कारण अक्सर वहाँ पर चायोस का सिचुएशन आ जाता था उस रूलर के डेथ के बाद। इल्तुतमिश का उसके सन्स में
किसी प्रकार का फेथ नहीं था कि उनके सन्स जो है वो रूल कर पाएंगे। उसे इस बात पे विश्वास नहीं था कि उनके सन्स जो है, उनके बेटे जो है वो रूल करने के लायक है। तो वो जो है अपनी डॉटर रज़िया सुल्तान को एक अपने सक्सेसर के रूप में नॉमिनेट कर देते हैं। वो एक एबल और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थी। ओके, अब रज़िया सुल्तान के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों का स्लेव डायनेस्टी ही चल रहा है। ओके, तो रज़िया सुल्तान जो है ये 1236 से 1240 तक इनका सत्ता चलता है, इनका राज चलता है। इल्तुतमिश के डेथ के बाद नौबत जो है वो उनके एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे रुकुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना देते हैं। लेकिन वो जो है राजा बनने के 7 महीने बाद ही उनका मर्डर हो जाता है और जो रज़िया है वो सुल्तान बन जाती है। रज़िया जो है अपने ओपोनेंट्स को क्रश कर देती है, मतलब मारती चलती है, उन्हें ख़त्म करते चलती है। वो जो है नॉन तुर्क नोबल्स को हायर पोजीशन देती है और तुर्क नोबल्स को थोड़ा नीचे रखती है। वो जो है एक एबल मिलिट्री, उनके पास जो है एक एबल मिलिट्री जनरल था और वो जो है एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर उन्हें कंसिडर किया जाता है। वो जो है एक मैन की तरह ड्रेसअप होती थी जब मिलिट्री एक्सपेंडिशंस में वो जाती थी। ये ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाती है। ये जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ मतलब 3 या फिर 3.5 ईयर्स तक ही ये राज कर पाती है और ये एक बैटल में मारी जाती है 1240 में। रज़िया के बाद बादम शाह 1240 से 1242 तक राज करते हैं और इन्हें जो है नोबल्स के द्वारा सुल्तान बनाया गया था। ओके, इन्हें 1242 में मार दिया जाता है। ओके, इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो है ये रूल करते हैं 1242 से 1266 तक। ओके, 1242 से 1266 तक यहाँ पर बुक में दिया हुआ, देख लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। 1246 के ईयर में इल्तुतमिश का जो यंगेस्ट सन था, छोटा बेटा था, सबसे यंगेस्ट सन जो था नसरुद्दीन मोहम्मद, ये सुल्तान बन जाता है और 20 ईयर्स तक ये रूल करता है। गियासुद्दीन बलबन जो है ये उसके दरबार का प्राइम मिनिस्टर था और एक तरह से ये एक्चुअल रूलर यही था। उनके डेथ के बाद, मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद के डेथ के बाद 1266 में उनका डेथ होता है। उसके बाद सुल्तान जो है बलबन जो है वो सुल्तान बन जाता है, क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद के पास अपना कोई हायर नहीं था, अपना कोई बेटा नहीं था। ओके, अब हम लोग जानेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन जो है ये 1266 से 1286 तक राज करता है। बलबन जो है एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर था। ये सभी ओपोजिशन को एकदम ईजिली सप्रेस करता है और ओबीडियंस अपने सल्तनत के पास में वो एक तरह से ओबीडियंस और पैट्रियटिज्म का एटमॉस्फेयर बना देता है, वातावरण बना देता है। बलबन जो है 40 तुर्क नॉबल, जो हम लोगों ने चालीहा के बारे में पढ़ा, इसके पावर को ये ख़त्म कर देता है। 40 तुर्किश नॉबल्स के बारे में जिसके बारे में हम लोग पढ़ा, इसके पावर को ये ख़त्म कर देता है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए। वो जो है ऐसा सुल्तान था जो कंप्लीट जस्टिस पे ही बिलीव करता था और वो किसी के साथ, चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे वह एक नॉबल हो, वो किसी के साथ ना बुरा करता था और वो ना चाहता था कि उनका बुरा हो। और उसका जो दरबार था वो बहुत ही डिसिप्लिन था। उनका जो दरबार था वो अनुशासित था, बहुत ही अच्छा दरबार था उनका। कोई भी जो है उनके परमिशन के बिना ना हंस सकता था ना कुछ बोल सकता था। आप इससे ही समझ सकते हैं कि ना उनके परमिशन के बिना जब कुछ बोला ही नहीं जा सकता, तो वो कितना बड़ा रूलर था उस समय। अब गियासुद्दीन बलबन जो है वो सुल्तान के प्रेस्टीज और पावर को इन्हांस करता है। वो जो है अपने फ्रंटियर्स को सेफगार्ड करता है और बहुत सारे फोर्ट्स को वो कंस्ट्रक्ट करता है और अपने बेस्ट गार्ड को, अच्छे गार्ड्स को वहाँ पर वो पोस्ट करता है। बलबन की मृत्यु 1286 में होती है। उनके डेथ के बाद एक सिचुएशन हो जाता है कन्फ्यूजन का। ओके, कुछ समय के लिए एक कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 1219 सी में जलाउद्दीन जो है बलबन के इनकैपेबल और वीक सक्सेसर को एक तरह से उखाड़ फेंकते हैं और थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। मतलब अब
जो सत्ता पे कौन आ गए हैं, जलालुद्दीन। ओके, जब हम लोग जलालुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थे। हम लोगों को यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी चल रहा था ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग का आ गया है खलजी डायनेस्टी, जो खलजीज, इनका जो रूल है ये 1290 से 1320 तक चलता है। अब इसमें सबसे पहला जलालुद्दीन खलजी, जिन्होंने गियासुद्दीन बल्बल के वीक सक्सेसर्स को उखाड़ फेंका था, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो रूल है ये 1290 से 1296 तक चलता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को जितना भी डेट दिया हुआ है, कौन रूलर जो है वो कितने टाइम तक रूल करता है, कब से कब रूल करता है, इस सभी चीज़ों को आप लोगों को याद कर देना है। बिल्कुल एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन रूलर कितने टाइम तक रूल करता है और कब से कब तक रूल करता है। तो आप लोगों के पास बगल में जितने भी डेट दिए हुए हैं सभी को आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके पास जो भी दिए हुए हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को याद कर लेना है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का यदि आप नोट्स चाहते हैं, वैसे आपको नोट्स मैं दे दूँगा, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए नोट ज़रूर दूँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नोट्स और एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं जलालुद्दीन खलजी के बारे में। वो जो है 70 के एज में थ्रोन को कैप्चर करते हैं बलबन के लास्ट 2 सक्सेसर्स का मर्डर कर करके। ओके, वो खलजी डायनेस्टी का खोज करते हैं 1290 सी में, और वो जो है अपने नेफ्यू के द्वारा असिस्ट किए जा रहे थे। अलाउद्दीन जो है उनके मिलिट्री एक्सपेंडिशंस में था। ओके, अलाउद्दीन जो है एक एम्बिशियस पर्सन था, बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था। वो सुल्तान बनना चाहता था। तो क्या होता है, वो अपने अंकल का बहुत ही बुरी तरह से उनका मर्डर कर देता है, जो कि देवगिरी के एक रूलर को हरा करके आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अलाउद्दीन है वो अपने अंकल जलालुद्दीन खलजी को मार दे रहा है, जब वो देवगिरी के एक रूलर को हरा करके आ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा दिया था कि यहाँ पर रिश्तेदार ही रिश्तेदार को मारेगा। यहाँ कहीं बाप बेटा को मारेगा, कहीं चाचा भतीजा को मारेगा, कहीं भतीजा चाचा को मारेगा। जलालुद्दीन खलजी ने जलालुद्दीन खलजी को इसलिए मारा क्योंकि वो जो है सत्ता पे आना चाहता था, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना चाहता था। इसके साथ साथ क्या होता है कि वो 1296 में थ्रोन को कैप्चर कर लेता है, वो अब सत्ता पे आ जाता है। अब हम लोग अलाउद्दीन खलजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इसका इमेज भी दिया हुआ है। ये जो एक ब्रीफ जनरल और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे कि अलेक्जेंडर थे। वो जो है पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करना चाहते थे। जैसे कि अलेक्जेंडर पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करना चाहते थे, वैसे वो भी पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करना चाहते थे। ये गुजरात को, रणथंभौर को, चित्तौड़ को, मालवा, मरवाड़, ओके, और बहुत सारी जगह को ये कैप्चर कर लेते हैं। में ये देवगिरी को कैप्चर करते हैं, ओके, वारंगल को कैप्चर करते हैं, मादुरई को, और साउथ में बहुत सारे स्टेट्स को ये कैप्चर करते हैं। अपनी सल्तनत को इन्वेशन से सेफगार्ड करने के लिए, बचा के रखने के लिए इनके पास वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड आर्मी भी था। वो अपने सोल्जर्स का फुल रिकॉर्ड रखते थे, हुलिया से लेकर के दाग तक, कहाँ हुलिया, कैसा हुलिया है, कैसा दाग है उनके शरीर में, सभी चीज़ों को लेकर के उनका वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड रहता था उनके सोल्जर्स का। ऐसा ये इसलिए करते थे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई सैनिक सब्स्टिट्यूट कर दे। मतलब कभी कभी होता है ना कि दुश्मन का जो सैनिक है वो आ जाता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, किसी सैनिक की जगह ले लेता है, ओके, जासूसी करने के लिए। उस चीज़ को ये रोकना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे। सोल्जर्स को कैश दिया जाता था और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए जाते थे, क्योंकि जो अलाउद्दीन खलजी थे, ये अलाउद्दीन खलजी जो थे ये बहुत अपने उनका जो भी सल्तनत था इसे इन्वेशन से बचा करके रखना चाहते थे। इसके लिए सबसे बड़ा जो चीज़ है ये आर्मी अच्छा रहेगा तो इनका जो सत्ता है वो बचा ही हुआ रहेगा। अलाउद्दीन जो है ये नॉबल्स को और पीपल्स को एक अमास मनी नहीं अलाउ नहीं करते थे। वो जो है लेकिन क्या करते थे, वो टैक्स बहुत लगाते थे, टैक्स हेवीली, मतलब कि वो टैक्स बहुत लगा देते थे उनके ऊपर। वो जो है वाइन के कंजप्शन और उसके बिक्री को बैन कर चुके थे। वो एक इफ़ेक्टिव और मतलब उनके अगेंस्ट में जो भी रिवॉल्ट हुआ करता था उसके लिए एक इफ़िशिएंट सिस्टम को, इफेक्टिव सिस्टम को वो बनाए हुए थे। अलाउद्दीन जो है ये अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए फेमस थे।
ये जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस डेली यूज़ के गुड के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस को फिक्स किए हुए, जिसे हम आज MRP कहते हैं, इसके लिए जो है एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी डेली यूज़ के गुड्स के लिए फिक्स किए हुए थे। ये ग्रेन स्टोरेज और रैशनिंग सिस्टम को, जो आज रैशनिंग सिस्टम होता है, उसे भी ये इंट्रोड्यूस किए हुए थे। ग्रेन को ये स्टोर करके रखते थे और उसके बाद ये उन्हें राशन करते थे। ओके, वो जो है उनके पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस था डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए, जो चोरी करते थे। इससे कभी कभी होता था ना कि जो दुकानदार है वो कुछ ज़्यादा वेट दिखा करके कुछ कम सामान देता था, तो इसके लिए बहुत सारे पनिशमेंट्स वो देते थे उन्हें। ओके, और जो बायर्स थे, जो खरीदार थे, उन्हें चीट किया जाता था दुकानदार के द्वारा, तो उन्हें जो है ये पनिशमेंट देते थे। किसी भी वे में यदि कोई चोरी कर रहा है, किसी भी वे में यदि कोई बायर को ठग रहा है, खरीदार को ठग रहा है, तो इन्हें वे पनिशमेंट देते थे। मार्केट कंट्रोलर्स को स्ट्रिक्ट सुपरविजन के तौर पे उन्हें वहाँ पर अपॉइंट किया गया था। ट्रेडर्स के ऊपर में जो भी दुकानदार थे, जो भी ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर मार्केट कंट्रोलर्स हुआ करते थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था स्ट्रिक्ट सुपरविजन के लिए। मतलब उनके पास एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि यदि कोई भी चोरी होता है, वेट लॉस होता है, तो वहाँ पर उन्हें पनिशमेंट के लिए यहाँ पर लाया जाए। ओके, रिवेन्यू सिस्टम को भी रिफॉर्म करते हैं। लैंड रिवेन्यू को जो है लैंड होल्डिंग के साइज, मतलब लैंड होल्डिंग का जो साइज है, कितना बड़ा लैंड है, उस हिसाब से उसे फिक्स किया गया था। जो स्टेट शेयर था वो फिक्स था 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस का 50% जो है ये स्टेट शेयर के रूप में फिक्स था। हिंदू का जो लाइफ था वो मिजरेबल था, बहुत ही ख़राब था, क्योंकि इन्हें जो है मुस्लिम से बहुत ही ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। मुस्लिम और हिंदूज़ को यहाँ पर भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम से बहुत ही ज़्यादा टैक्स हिंदूज़ को देना पड़ता था। ओके, अब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लिया। अब हम लोग यहाँ पर डू यू नो देखते हैं। इतना चीज़ जान लेने हम डू यू नो देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पद्मिनी के सुपर ब्यूटी के बारे में जानते हैं, बहुत ही सुंदर थी पद्मिनी, उसके बारे में जब जानते हैं, जो कि चित्तौड़ की क्वीन थी, रानी थी, तो वो उनके साथ शादी करना चाहते थे। तो वो जो है चित्तौड़ पे अटैक कर देते हैं और राजपूत को डिफीट कर देते हैं। क्वीन पद्मिनी और बहुत सारी दूसरी औरत लेडीज़ जो है ये जौहर कर लेती है, मतलब अपने आप को आग में झोंक देती है। ओके, अपने आप को आग में डाल देती है, जौहर कर लेती है। पद्मिनी का जो स्टोरी है, जो कि राणा रत्न सिंह के क्वीन थे, मेवाड़ के राणा रत्न सिंह के क्वीन थे, वो विविडली डिस्क्राइब किया गया है मालिक मोहम्मद जासी के द्वारा उनके इपिक पद्मावत में। और पद्मावत नाम का एक फिल्म भी है। आप लोगों ने बहुत सारे में उस फिल्म के बारे में देखा ही होगा कि इसमें कैसे बहुत सारे औरत जो है ये जौहर कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कारण। ओके, तो डू यू नो में बस इतना ही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। ओके, ये अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर जो येलो कलर जितना है, इसे छोड़ करके जितना भी हल्का ऑरेंज टाइप का आपको दिख रहा है, ये सब सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर था, खिलजी डायनेस्टी था। ओके, इतना खिलजी डायनेस्टी था। देखिए बस यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर है, इसका थोड़ा सा इलाका इनके पास था और बाकी पूरा जो है ये इन्हीं के पास था। नीचे देखिए यहाँ पर आप केरल के पास देख लीजिए मादुरई, ये मादुरई को छोड़ करके और इधर ब्रह्मपुत्र रीजन को छोड़ करके, असम रीजन को छोड़ करके बाकी सभी इन्हीं के एम्पायर में थे। अब 20 साल रूल करने के बाद अलाउद्दीन का डेथ 1316 में हो जाता है। और लेकिन क्या होता है, उनका जो सक्सेसर था ये 1320 तक ही सर्वाइव कर पाता है। ओके, खिलजी का जो लास्ट रूलर था वो था खुसरो। ये जो है गाजी मलिक के द्वारा डिफीट कर दिया था, हरा दिया जाता है, उनका मर्डर हो जाता है, जो कि गियासुद्दीन तुगलक के नाम ले लेते हैं उसके बाद। और 1320 में वो बन जाते हैं शाहजहाँ, सुल्तान बन जाते हैं। तो अब शुरू हुआ तुगलक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया, इसके साथ साथ खिलजी डायनेस्टी भी खत्म हो गया। अब शुरू हुआ है तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1412 सी तक। तुगलक डायनेस्टी इतना साल तक चलता है, कितना हो गया इधर 80 और 92 ईयर्स तक तुगलक डायनेस्टी चलता है। सबसे पहला आता है गियासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक डायनेस्टी था ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था, खोजा गया था। वो जो है एक ऑर्डिनरी पोजीशन से एक हाई पोजीशन ऑफ गवर्नर के एक हाई पोजीशन में पहुंच जाते हैं, रोज कर जाते हैं फ्रंटियर प्रोविंस के। ओके, वो जो है ग्रेट वॉरियर भी थे और एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। साथ साथ गियासुद्दीन तुगलक जो है एक काइंड रूलर थे,
पीजेंट्स के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये उनके ऊपर इम्पोज टैक्सेस को कम भी कर देते थे। वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। ओके, उनके वेलकम के लिए पंडाल सेटअप हुआ था, उनमें ये मारे जाते हैं। वहाँ से वो जो पंडाल सेटअप था वो उनके ऊपर गिर जाता है, इसके कारण उनका डेथ हो जाता है। ये कहा जाता है कि उनके उनके बेटे के द्वारा रचा गया एक तरह का चाल था। ओके, कॉन्स्पिरेंसी था। ओके, चाल था जो कि उनके सन के द्वारा रखा गया था। जूना खान अर्ली ऑक्यूपेशन के लिए, थ्रोन के अर्ली ऑक्यूपेशन के, जल्दी थ्रोन को पाने के लिए ऐसा किया गया था। तो मैंने तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। ओके, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी उनके अंकल थे और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सत्ता पे आना चाहता था। और यहाँ पर क्या हुआ कि जूना खान जो है अपने पिता को गियासुद्दीन तुगलक को मार देता है। और ये एक तरह का षड्यंत्र रचता है, एक तरह का चाल था जूना खान के द्वारा गियासुद्दीन तुगलक के लिए। और ये चाल कैसा था कि पंडाल सेटअप में उनका डेथ हो जाता है। उनके वेलकम के लिए पंडाल सेटअप किया गया था, जो पंडाल जो था वो उनके ऊपर गिर गया था, जिसके कारण उनका डेथ हो गया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि जो बेटा है वो बाप को मार रहा है। ओके, तो ये दिल्ली सल्तनत में राज करने के लिए, सुल्तान बनने के लिए कोई किसी भी हद तक जा रहा था। जब हम लोग आगे मोहम्मद तुगलक के बारे में जानेंगे। मोहम्मद तुगलक, इनका जो राज है 1325 से 1351 सी तक चलता है। ओके, उनके फादर के डेथ के बाद जूना खान, यहाँ पर जो मोहम्मद तुगलक है ये वही जूना खान है जिन्होंने पंडाल सेटअप करके अपने पिता को, मतलब चाल रच के अपने पिता की मृत्यु, मतलब उनको मरवाया था। ओके, मारा था। तो उनके फादर के डेथ के बाद जूना खान क्या करता है, अपना नाम बदल करके मोहम्मद तुगलक कर लेता है, मोहम्मद बिन तुगलक कर लेता है और सुल्तान बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है 1325 सी में। वो एक लर्नड पर्सन था, एक पढ़ा लिखा आदमी था। ओके, स्टेट के मैटर्स में वो उलेमस के इंटरफेरेंस को अपोज करता था। इसके साथ साथ वो सल्तनत को मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेता है। ओके, और वो अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र कर लेता है। देवगिरी डेक्कन में आ जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डेक्कन में उनका उतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता था। दिल्ली में रह रहे थे तो फिर वो डेक्कन जो है ये साउथ टाइप हो गया, साउथ की तरफ है। ओके, तो फिर इस उधर नीचे के साइड वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वहाँ अटैक भी होता रहता था। इसके लिए क्या हुआ कि वो जो है अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मंगोल के अटैक से बचने के लिए भी और डेक्कन पे अपना बैटल कंट्रोल हो, इसके लिए भी वो अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो है मोहम्मद तुगलक अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं दिल्ली से देवगिरी। लेकिन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के एब्सेंस में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इस चीज़ को करना। मतलब जो देवगिरी था ये 950 किलोमीटर दूर था, बहुत ही दूर हुआ ये 950 किलोमीटर। इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप होता है लोगों को, उतना दूर जाने में सैनिकों का हार्डशिप होता है, उनके बहुत हार्ड लगता है। और बहुत सारे लोग जो है देवगिरी जाने में मारे जाते हैं। ओके, जो कि 950 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यदि अब देखिए मंगोल्स के तरह क्या हुआ कि नॉर्थ में क्या हुआ, मंगोल्स अब बहुत ही ज़्यादा अटैक करने लगे। उनका अटैक कहाँ बढ़ गया, नॉर्थ में बढ़ गया मंगोल्स का। ओके, क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली से वो लोग हट चुके हैं, अब वो आ गए हैं डेक्कन में। जब डेक्कन में अटैक नहीं होगा तो कहाँ अटैक होगा, दिल्ली में अटैक होगा। तो अब नॉर्थ में अटैक होने लगा। 5 साल बाद क्या होता है कि वो फिर से रिट्रीट करते हैं, वापस देवगिरी से दिल्ली अपना कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। इसके साथ साथ फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लोगों को बहुत ही कठिनाई होती है, हार्डशिप होता है। एक बार फिर से दिल्ली जो है ये सल्तनत का कैपिटल बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 5 साल पहले दिल्ली से देवगिरी, इसमें बहुत सारे लोग मरे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं था, उतना वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं था पहले के समय में। फिर 5 साल बाद फिर देवगिरी से दिल्ली हुआ। तो अब 950 किलोमीटर कोई कम डिस्टेंस तो है नहीं, ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। मोहम्मद तुगलक जो है अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहता था और
ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को वो कंक्वायर करना चाहता था और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के जो लॉस थे उसे भी वो ओवरकम करना चाहता था। मतलब जो लॉस हुए थे उस पर वो प्रॉफिट करना चाहता था, उसको अब मैनेज करना चाहता था। तो दोआब एरिया में वो लैंड टैक्स को इम्पोज करता है 50 के 50% के रेट में। जो पीजेंट्स थे जो रिसेंटली एक वाइड स्प्रेड फैमिन को फेस किए हुए थे, उनसे सफ़र हुए थे, ओके, प्रभावित हुए थे, वो इस ऑर्डर से स्टन हो जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि प्रोड्यूस का 50% इतना बहुत ही बड़ा टैक्स हो गया, लैंड टैक्स के रूप में बहुत ही बड़ा टैक्स हो गया। तो पीजेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैमिन को फेस कर चुके थे, तो इस ऑर्डर से स्टन हो जाते हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो है वो कल्टीवेशन छोड़ देते हैं और अपने लैंड को ख़राब कर देते हैं, बैरन कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने लैंड को। ओके, ये जो प्रोजेक्ट था इसके साथ एक अटल फेलियर होता है, ये भी उतना अच्छा सक्सेस नहीं करता है क्योंकि अब देखिए बहुत ही लॉस हुआ था कैपिटल को ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पर लॉस के कारण क्या होता है कि अब उसे मैनेज तो करना होगा ना, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने ऐसा किया था। तो अब यदि आप आगे जाइएगा तो आप और कुछ चीज़ों को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मोहम्मद तुगलक के पास अपना कॉमन सेंस नहीं था, वो क्या करता था उसे कुछ ही पता नहीं रहता था। तो कॉमन सेंस उसके पास लैक था, लेकिन वो ग्रेट स्कॉलर भी था। ओके, जब मोहम्मद तुगलक को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी ऑर्डर्स को ही वापस नहीं लेता और ऑर्डर्स को भी वापस ले लेता है, उसके साथ साथ वो कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को ऑर्डर कर देता है कि अपने कल्टीवेशन को फिर से शुरू कीजिए। उनके लिए हेल्प भी करता है क्योंकि गलती तो वो बहुत बड़ा कर चुका था ना, तो उसे रियलाइज़ हुआ जब, तो वो ऐसा डिसीजन लेता है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स के फेलियर के बाद क्या होता है कि उनका जो ट्रेजरी था वो खाली हो जाता है। ओके, तो वो क्या सोचता है ना कि अब वो टोकन करेंसी, कॉपर के टोकन करेंसी का इशू वो करेगा, उसे इशू करेगा और किसकी जगह करेगा, सिल्वर कॉइन्स की जगह अब कॉपर कॉइन चलेगा। लेकिन क्या होता है, ये भी जो डिसीजन था उसे वापस लेना पड़ता है क्योंकि जो क्या होता है कि जो नकली कॉइन्स होते हैं, जो जाली कॉइन्स होते हैं, वो उनका सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके कारण उन्हें अपने ऑर्डर्स को फिर से वापस लेना पड़ता है और वो अपनी पीपल को बोलता है कि उनके कॉइन्स को वो सिल्वर कॉइन्स के साथ एक्सचेंज कर देगा क्योंकि बहुत लोगों के पास नकली कॉइन्स चला गया था। इससे अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि रॉयल ट्रेजरी में एक फिर से बहुत बड़ा लॉस होता है रॉयल ट्रेजरी में। ओके, मोहम्मद तुगलक के पास एक मिक्सचर था अपोजिट्स का। वो एक ग्रेट स्कॉलर था लेकिन उनके पास उतना कॉमन सेंस नहीं था, उनके पास लैक था कॉमन सेंस का। ओके, वो हैज़ भी थे, उसके साथ साथ वो रिबेलर भी थे। अपने अंतिम दिनों में उन्हें बहुत सारे रिबेलियंस को फेस करना पड़ता है अपनी सल्तनत के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हम लोगों ने यहाँ पर मोहम्मद तुगलक के बारे में जाना, इसको जानने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा मोहम्मद तुगलक के बारे में कि कैसे वो अपने कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं, फिर उसी कैपिटल में वापस आते हैं, फिर टैक्स बढ़ाते हैं, फिर उन्हें अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने मोहम्मद तुगलक के बारे में जाना। हमारे पास नेक्स्ट आते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। अब हम फिरोज तुगलक के बारे में जानेंगे जिनका रूल 1351 से 1388 तक रहता है। ओके, मोहम्मद तुगलक के पास कोई भी सन नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था। तो उनका जो कजन था फिरोज तुगलक, उन्हें सुल्तान बना दिया जाता है मोहम्मद तुगलक के डेथ के बाद। सुल्तान बनने के बाद वो नॉबल्स को शांत करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ अपनाते हैं। ओके, उलेमाज और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को अपने पोजीशन को स्ट्रेंथेन करने के लिए उन्हें जो है शांत करवा देते हैं। ओके, ये क्या होता है, वो हिंदूज पे जजिया इम्पोज करते हैं और उन्हें मतलब जो उलेमाज थे उन्हें हाई सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल पोजीशंस देते थे। उलेमाज को वो एक स्टॉन्च सुन्नी थे, जन्म से फेथ से वो जो है एक स्टॉन्च सुन्नी थे, उसे मानते थे। वो अपने आप को गॉड का सर्वेंट मानते थे और वो पॉलिसी को चेंज कर देते हैं। साथ साथ फिरोज तुगलक बहुत सारे कैनल्स और टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो ओल्ड टैंक्स थे उन्हें रिपेयर करवाया जाता है, लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है और मार्केट को खोल दिया जाता है। मतलब सरप्लस प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, बेचने के लिए मार्केट को खोल दिया जाता है। स्मॉलर डोमिनेशंस के जो न्यू कॉइन्स थे वो भी इंट्रोड्यूस होते हैं। वो स्कूल को भी खोलते हैं और स्कॉलर्स को कुछ ग्रांट्स देते हैं लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ वो पुअर मुस्लिम्स को हेल्प भी करते हैं
वे 1200 फ्रूट गार्डन्स लगाते हैं दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स में, और न्यू सिटीज़ को का मतलब का खोज करते हैं। ओके, जैसे कि हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, फिरोजपुर हो गया, और वो संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन से ट्रांसलेट करके पाते हैं। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नसीरुद्दीन तुगलक। 1388 से 1412 तक इनका राज रहता है। नसीरुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। उनके समय में तैमूर लंग जो है ये इंडिया को इन्वाइट करते हैं, और एक लार्ज अमाउंट वेल्थ के एक लार्ज अमाउंट को वो यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। इसके साथ साथ वो इंडियन आर्टिसंस को ले जाते हैं अपने साथ। ओके, उनके कैपिटल को डेकोरेट करने के लिए, समरकंद में अपने कैपिटल को डेकोरेट करने के लिए वो बहुत सारे इंडियन आर्टिसंस को भी ले जाते हैं अपने साथ। जो सल्तनत था ये 1412 तक ही लास्ट कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। दौलत खान एक अमीर जो है वो दिल्ली का न्यू लीडर के रूप में उसे अपॉइंट किया जाता है। अब डू यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1440 में सियाद खिरजा खान जो है ये दिल्ली में अटैक कर देते हैं और दौलत खान को हरा देते हैं। दौलत खान के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है। तो वो दौलत खान को हरा देते हैं और सैयद डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, सैयद डायनेस्टी का खोज करते हैं। टोटल 5 डायनेस्टी थे। कौन कौन? तो पहला हुआ आप लोगों का स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पर आप लोगों के पास सीधा लोधी डायनेस्टी दिया हुआ है, लेकिन तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बीच में एक और डायनेस्टी था जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। इसके बारे में आप लोगों के बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, शॉर्ट में ही डू यू नो में बता दिया गया है। ओके, तो एक और डायनेस्टी था जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? खिरजा खान। इस डायनेस्टी के 4 रूलर्स जो है ये 1451 सी तक ही रूल कर पाते हैं। उसके बाद बलहोल लोधी वहाँ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर उनका राज शुरू हो जाता है। तो बस इतना ही सैयद डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ था। 5 डायनेस्टी थे, आप लोगों को बस 5 डायनेस्टी याद कर देना है। कौन कौन 5 डायनेस्टी थे? 4 नहीं, आपके पास 5 है, बुक में एक नहीं दिया हुआ इतना डिटेल में। अब हम लोग लोधी डायनेस्टी से शुरू करते हैं। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 सी तक चलता है। इसमें सबसे पहला आता है बहलोल लोधी। इनका जो रूल था ये 1451 से 89 तक सी तक चलता है। ओके, तो बलहौल लोधी ने खिरजा खान को हराया जो कि सैयद डायनेस्टी के रूलर थे। 1440 में उनका राज शुरू हुआ था सैयद खिरजा खान का। ओके, और सैयद खिरजा खान दौलत खान को हरा करके सत्ता पे बैठे हुए थे। तो बलहौल लोधी जो है, बहलोल लोधी ये एक एबल रूलर थे और एक कंपेटेंट जनरल थे। ये सुल्तान की तरह रूल नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये फेडरल लॉर्ड की तरह रूल करना चाहते थे। एक सामंत के तौर पर ये रूल करना चाहते थे। तो अपने नॉबल्स को प्लीज करते हैं, वो जो है उन सभी में से एक रहते हैं। वो कभी थ्रोन पे बैठते ही नहीं है, वो कभी राजगद्दी पे बैठते ही नहीं है। वो दोआब के रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं, जौनपुर को एनेक्स कर लेते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी स्टेट्स को ये एनेक्स कर लेते हैं। वो एक रिलीजियस पर्सन थे। वो अपने उनका जो रूल था ये पंजाब से बिहार के कुछ पार्ट्स तक ये एक्सटेंड होता है। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी का जो रूल था ये 1489 से 1517 सी तक चलता है। सिकंदर लोधी जो है वो अपने फादर को सक्सीड करते हैं 1489 में। वो एक जेनरस थे मुस्लिम के टुवार्ड्स में और उलेमस के टुवार्ड्स में। वो पुअर मुस्लिम्स को हेल्प करते हैं और पुअर विडोज को मनी देते हैं, पुअर विधवा को मनी देते हैं अपने मैरिज के लिए। ओके, लोधी का जो हिंदूज के प्रति रिलीजियस पॉलिसी था वो बहुत ही ख़राब था और इनटॉलरेंट था। वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, ख़त्म कर दिया करते थे, और टेम्पल्स की जगह वो मॉस्क्यूज़ को बनाते थे। ओके, जो टेम्पल जहाँ पर टेम्पल्स हुआ करता था उसे वो गिरा करके वहाँ मॉस्क्यू खड़ा करते थे। वो फिर से जजिया इम्पोज कर देते हैं हिंदू पे। जजिया को फिर तुगलक ने इम्पोज किया। ओके, और फिर अब यहाँ पर फिर से री इम्पोज होता है सिकंदर लोधी के द्वारा। वो जो है आगरा का न्यू सिटी को फाउंड करते हैं 1506 में। ओके, आगरा के सिटी को फाउंड करते हैं 1506 में और उसे अपना कैपिटल बना लेते हैं। और वो जो सेंटर ऑफ पावर था उसे अब वो दिल्ली से आगरा में शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट आता है इब्राहिम लोधी। 1570 से
1517 से मतलब 1517 से 26 तक इब्राहिम लोदी का राज रहता है। ये सुल्तान बन जाते हैं सिकंदर लोदी के बाद। उनके फादर सिकंदर लोदी के बाद वो सुल्तान बन जाते हैं। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, एबल थे और ब्रेव रूलर थे। लेकिन जो है ओल्ड और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को रिप्लेस कर देते हैं यंग और ब्रेव ऑफिसर्स से, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। ये ओल्ड नोबल्स में बहुत ही मतलब इसके कारण क्या होता है कि जो ओल्ड नोबल्स थे ये डिस्प्लीज हो जाते हैं। ओके, दौलत खान जो गवर्नर था पंजाब का, वो रिबेल्ट करता है और बाबर को इनवाइट करता है, जो कि काबुल का रूलर था, इंडिया पे अटैक करने के लिए। बाबर, इससे हम लोग बाबर लिखा हुआ है, बाबर हम लोग पढ़ते हैं। बाबर जो है ये इंडिया को इन्वेड कर लेता है और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के बैटल में 1526 में मिलता है। बाबर जो है ये इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देता है। ओके, जो कि इब्राहिम लोदी वो मारा जाता है इस युद्ध में। इसके साथ साथ क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत हो जाती है। मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है, अब मुगल रूल इंडिया में शुरू होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर को इंडिया में किसने इन्वाइट किया था। तो बाबर को दौलत खान, पंजाब का गवर्नर था, वो उसने इनवाइट किया था। ओके, इस पार्ट में मैंने आप लोगों को इतना ही बताया। आगे गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, मतलब सल्तनत पीरियड के दौरान कैसा गवर्नेंस था, इसे समझने के लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ले आऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट में मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने अदर सब्जेक्ट से बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखा है, मुझे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट में वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर चेक कर लीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं नोट जरूर बना लूँगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आगे का पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।